तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। और बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को, महत्वपूर्ण बिंदु को, जो हमारे एग्ज़ाम और पॉइंट से के व्यू से इम्पोर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर चांसेस होती हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है, कुछ भोजन जब हम करते हैं तो कुछ स्वाद में खट्टा होता है या कड़वा स्वाद होता है, जो ये कहीं ना कहीं अम्ल एवं क्षारक की वजह से ही होते हैं। ये तो हम लोग पता होगा जनरली ये बात। तो आइए आगे। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसा होता है दोस्तों, खट्टा, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इन बातों को ध्यान रखना होगा कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों, नीला कर देते हैं। तो हम ये जाने कि कैसे जो है अम्ल स्वाद में क्या होते हैं और वो नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं। ऐसा है कि लिटमस जो एक इंडिकेटर है, सूचक है, और वो कैसा सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक है। और टर्मेरिक भी क्या है, हमारे एक प्राकृतिक सूचक समूह में ही आता है, जो कि यह क्या करता है, क्षार और अम्ल को जांच में सहायता करते हैं। तो आइए जानते हैं एक्चुअली ये लिटमस कैसे बनता है और कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लिटमस होते हैं, ये लिटमस, ये स्वाद, ये कैसे कलर होता है, तो ये बैंगनी रंग के कलर का पाए जाते हैं जनरली। और यह थैलोफाइटस समूह के यानी लाइकेन के पौधे से ये लिटमस जो पत्र है ये निकाला जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो थैलोफाइटस समूह के लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पत्र निकाला जाता है, तैयार किया जाता है, जिसका कलर इस लिटमस पत्र का बैंगनी रंग के होते हैं। और यह कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल एवं भस्म दोनों को सूचित करने में जो सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, तो अम्ल क्षारक सूचक हम लोग कहते हैं। यानी कि जैसे कि लाल लिटमस हो गया और हल्दी हो गए, ये सभी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक हो गए। और भी है जैसे लाल पत्ते की गोभी, जो लाल पत्ता गोभी होता है, हल्दी हो गए, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया और जर्मेनियम भी जैसे ये होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में हमको मदद करता है। तो हमने जाना कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी सूचक हैं जो संश्लेषित रूप से तैयार किए जाते हैं। यानी वो कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसका हिंदी नाम संश्लेषित। मतलब कुछ ऐसे सूचक थे जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, तो जैसे कि लिटमस और हल्दी या लाल पत्ता गोभी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक हैं, मतलब खुद से बनाए गए हैं,
जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल एफ्थेलीन। तो हमसे पूछे जाएंगे कि दो संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, तो वो क्या होंगे, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल एफ्थेलीन। तो ये बात ध्यान में रखना है। और आगे चलकर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अम्ल एवं क्षारक आपस में मिल करके उस प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और क्या हम लोगों के एक जीवन में जो है इसका उपयोग पड़ते हैं, ये भी जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे है एक नेक्स्ट टॉपिक कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। हम ये भी समझेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। चलिए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी हम लोग अभी तक में नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक यानी संश्लेषित सूचक के बारे में जान गए हैं, और कुछ तीसरा है एक ओल्फैक्टरी यानी गंध सूचक कहते हैं, जो कि यह हमको श्वास के माध्यम से पता चल जाता है, यानी गंध के माध्यम से कि वो अम्ल है या क्षारकीय है, इससे हम पता कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल, ये सभी क्या है, एक ओल्फैक्टरी यानी गंध सूचक हैं, जो हम लोगों को इससे गंध से पता कर पाएंगे कि ये सूचक कैसा है, अम्ल है या क्षार। आइए जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही अम्ल क्या होता है, धातु के साथ रिएक्शन करता है, साथ में मिलते हैं कौन चीज़, अम्ल और धातु, तो वो क्या बन जाएंगे, लवण बनेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करते हैं। यानी कि जब HCl में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, एक अम्ल है। और जब कोई धातु यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, एक लवण यानी NaCl। ये भी ध्यान में रखना है कि NaCl को हम लोग नमक कहते हैं, यानी रॉक सॉल्ट भी कहते हैं इसको, और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये रिलीज करते हैं। तो समझे आप लोगों ने कि कैसे एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब आगे चलिए कि जब धातु क्या करता हो, कि बेस के साथ रिएक्ट करता हो, क्या करता हो दोस्तों, जब बेस के साथ रिएक्ट करता हो तो ये क्या बनाएंगे, एक सोडियम जिंकेट, और साथ में वही फिर हाइड्रोजन गैस। मतलब दोनों में एक दो चीज़ कॉमन है कि जब बेस हो या अम्ल, जब धातु के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और साथ में सॉल्ट क्या होते हैं, एक नया चीज़ बन करके आता है। अब हमको ये भी देखना है कि धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे। तो हम देखते हैं कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो NaCl और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों क्या है, सेम चीज़ प्रोडक्ट
में अभिक्रिया करके नया चीज़ बन रहा है क्या, तो वही लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सा, पहला था ये धातु सोडियम कार्बोनेट और दूसरा था सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब दोनों का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया करके जो चीज़ नया बनता है प्रतिफल में, वो क्या होते हैं कि प्रोडक्ट दोनों का सेम ही बनता है। एक नया चीज़ है कि जैसे CaOH2 आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि Ca+H2O जब अभिक्रिया करता है तो यही CaOH2 यानी चूने का पानी, जिसको इंग्लिश में लाइम वाटर भी कहते हैं, तैयार होता है। और साथ में जब यही लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक श्वेत अवक्षेप यानी चूना पत्थर कहते हैं, CaCO3 का क्या होता है, पेंट जो होते हैं जो तैयार होता है, और प्लस वाटर। तो हमको जनरली ये याद रखना है कि जब चूने की पानी के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड, चूना का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक श्वेत अवक्षेप क्या होते हैं, तैयार होते हैं, और प्लस वाटर रिलीज होता है। यानी वही CaCO3 को जब फिर पुनः हम वाटर में देने पर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर जल के साथ ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जल में विलयशील यानी CaHCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, CaHCO3 कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये सारा क्या है कि एक प्रोडक्ट है। कौन कौन सा, तो चूना पत्थर यानी लाइम वाटर, कौन सा यही, और खड़िया चौक जिसको कहते हैं लिखने वाला, और संगमरमर यानी मार्बल जो टाइल्स की तरह हम लोग बिछवाते हैं वो चीज़। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन होते हैं यानी बनता है। और जब सोडियम, अब फिर हमको ये देखना है कि जब 20 यानी NaOH और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनते हैं, तो NaCl, वही सॉल्ट क्या बनता है, सॉल्ट यानी लवण क्या बन जाता है दोस्तों, लवण प्लस वाटर क्या बनते हैं, लवण और वाटर। यानी ये रिएक्शन कैसा रहा, ये रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गए दोस्तों। यानी जब अम्ल और क्षारक, यानी जब अम्ल एवं क्षारक आपस में, क्षारक एवं अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, लवण यानी क्या होते हैं, लवण और जल यानी जल जो तैयार होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, आपस में मिलेगा तो लवण और जल, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा जब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगा दोस्तों, तो जब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया होंगे तो क्या तैयार होगा, लवण, साथ में जल भी क्या होगा, लवण और जल भी तैयार होंगे। यानी क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड भी क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनते हैं। मतलब कि जैसे जितनी अभिक्रिया अभी हम देखे हैं जिसमें अभिक्रिया होने पर लवण, कुछ में हाइड्रोजन रिलीज होता था तो कुछ में जो जल बने हैं
तो उसी के जैसा ही धात्विक ऑक्साइड भी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और वाटर ही यानी जल ही क्या होता है, निकलता है, तैयार होकर के बनता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये भी कहता है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल तो प्रदान करते हैं, अर्थात धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसा होता है धात्विक ऑक्साइड, क्षारीय होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब धात्विक ऑक्साइड यानी कि क्या होगा जब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होंगे। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि जब क्या हो कि अधात्विक ऑक्साइड के, हमने अभी देखा कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अब क्या देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने की पानी के बीच की अभिक्रिया देखिए। और अभी अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक बना था, क्या बना था दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षारक है। नाम सूत्र क्या हो गया इसका, CaOH2। तो साथ साथ में आप लोग सूत्र को भी याद रखते चलना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करके क्या बना लिया था, लवण और जल किए थे, लवण और क्या बन गया था, जल बन गया था। याद है ना आप लोगों को, जैसे कि CaOH2 जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए थे, वही CaCO3 और प्लस H2O बन गया था दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, मतलब कि अम्ल एवं क्षारक में जो है क्या किस चीज़ की समानता देखने को मिलती है हमें। तो ये कहता है कि जब धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि हमने ऊपर में देखे भी थे। तो वही कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसा होते हैं, अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं अम्ल, हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है सूत्र यानी कौन अम्ल है और कौन क्षारीय है। एक रासायनिक सूत्र के माध्यम से उनको हम पहचान पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो क्या करता है कि विद्युत के चालन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी विलयन हैं जो विद्युत में क्या करते हैं, जो विलयन विद्युत का प्रवाह यानी विद्युत का चालन करता है, जैसे कि ग्लूकोज, एल्कोहल, शुद्ध जल हो गए, ये सब क्या करता है कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जिस वाटर में HCl हो, CH3COOH हो, HNO3 हो, ये सभी होने पर H2SO4 होने पर, ये सभी होने पर क्या होंगे कि वो विद्युत का चालन करेंगे, यानी उसमें विद्युत का प्रभावित होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, डालने से आयनिक फॉर्म में वाटर में आ जाते हैं, जिसमें कि आयनिक फॉर्म में आने पर इसमें क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, प्रवाह होता है। और कुछ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी क्षारक होते हैं। तो दोस्तों आपको साथ में फार्मूला भी याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें कैसे लिखा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाता है।
ये सभी इनके फार्मूला हो गए। तो हमको साथ साथ में फार्मूला पे भी क्या है कि ध्यान में रखना है। अब है कि जल विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जब हम अम्ल के साथ जब हम जल में अम्ल को रखते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग को ये भी देखना है कि जब हम अम्ल को जल में रखेंगे, जल में डालने से क्या होता है, ये H3O पॉजिटिव रिलीज होता है और साथ में Cl- को अलग कर देता है। क्योंकि ये जो होते हैं H पॉजिटिव, इससे क्या होता है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। कैसे, तो जब हम HCl को वाटर में रखने से H पॉजिटिव में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों। और यही H पॉजिटिव क्या होते हैं, साथ में वाटर के साथ मिल करके ये क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। तो आपने समझा कि कैसे HCl जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, यानी H3O पॉजिटिव बना लेते हैं। और साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ वाटर में देने पर, ब्रेकडाउन होने पर यदि H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, वो चीज़ क्या होंगे, अम्ल होंगे, कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो हमको इसी से पता चलेगा कि कौन अम्ल होते हैं और कौन क्षारीय होते हैं। यदि वो क्षारीय होंगे तो यदि वो क्षारीय होंगे तो उसको जल में रखने पर वो क्या होंगे कि OH धनायन ऋणायन को क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। यानी जो OH हम जब देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। यही हमारा कौन सा लॉ कहता है, आर्हेनियस लॉ कहता है कि जब OH- रिलीज हो जल में रखने पर तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। यदि H पॉजिटिव धनायन रिलीज होगा तो वो क्या होंगे, तो वो एसिड होंगे। यानी धात्विक ऑक्साइड कैसा होगा, तो धात्विक कैसे होते हैं, तो पॉजिटिव होता है। यानी वो धात्विक ऑक्साइड कैसा होगा, तो क्षारीय हो जाएंगे। और देखते हैं कि NOH क्या होता है, वाटर में डालने पर वो NOH को वाटर में डालने पर OH निगेटिव रिलीज करता है दोस्तों। कि OH जो है वाटर में डालने पर क्या रिलीज करते हैं, OH निगेटिव। और MgOH2 क्या होता है, वाटर में डालने पर OH निगेटिव ही रिलीज करता है। मतलब कि ये तीनों का तीनों क्या है, क्षारीय होंगे। कौन कौन है क्षार, NaOH, KaOH, MgOH2, ये सभी क्या हुए, क्षारीय कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इस तीनों में OH- धनायन का क्या होता है, ऋणायन का उत्सर्जन होता है। मतलब कि अम्ल और क्षारक मिल करके क्या बनते हैं दोस्तों, लवण और जल बनता है। अब एक चीज़ है कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और कौन जो है ऊष्माशोषी है। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि वो अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी की यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाएंगे, ऊष्माक्षेपी कहलाएंगे। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो अभिक्रिया होने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। मतलब कि जब अम्ल या क्षारक को घुलने पर क्या होते हैं, अत्यंत ही ये सभी क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी। हमने जस्ट ऊपर में देखें कि जब एक धातु एक धातु जब अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या रिलीज हो रहे थे,
NaCl लवण और साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था। यानी यही हाइड्रोजन आयन है जो एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, जिससे क्या कहलाएगा ये रिएक्शन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगे। तो आपने समझा कि कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। और एक है दोस्तों, यदि उस रिएक्शन में, यदि उस अभिक्रिया में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर H3O पॉजिटिव की OH नेगेटिव की सांद्रता जितनी कम होगी वो क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया तनुकृत अभिक्रिया कहलाएंगे। वो अभिक्रिया क्या कहलाएंगे, तनुकृत अभिक्रिया। वो तनुकृत अम्ल भी हो सकता है यदि H पॉजिटिव क्या हो, कम हो। यदि OH निगेटिव कम होगा तो वो तनुकृत क्षार कहलाएंगे। तो आप इन सभी मुख्य बिंदु को, मुख्य चीज़ें को ध्यान में रखना और खास करके अभिक्रियाएं जितने हैं उस सभी को ध्यान में रखना है। और अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये कैसे पता करेंगे। तो ये चीज़ पता करने के लिए हम लोगों को, कि हम तो ये जान गए कि ये चीज़ अम्ल है, ये चीज़ क्षारीय होते हैं, और लेकिन हम लोग अभी ये जानने में नहीं जान पाएंगे कि कौन अम्ल कितना जो है प्रबल हो सकता है और कितना कौन अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है। इसी सब के लिए एक pH स्केल तैयार किया गया, जिससे हम क्या कहते हैं, पूषांश यानी पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है पी का क्या, कि शक्ति। क्या होता है मतलब, शक्ति। मतलब कि एक pH स्केल ऐसी स्केल है जिसका 0 से लेकर के 14 नंबर तक उस पर दर्शाया जाता है। 7 से ऊपर यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10। 7 से नीचे यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सभी क्या होंगे, अम्लीय कहलाएंगे। यदि किसी का pH वैल्यू 7 रहा तो वो क्या कहलाएंगे, वो एक उदासीन विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो विलयन, उदासीन। वही उदासीन विलयन जिसमें न तो क्या होंगे, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, वो विद्युत का क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो हमने ये जान लिया कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि pH जो है कौन कितना एसिडिक हो सकता है, अम्लीय हो सकते हैं, कौन कितना क्षारीय हो सकते हैं। इसको कैसे मेजर करते हैं, एक pH स्केल पर, यानी 7 से इधर तो जितना H पॉजिटिव का आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो ये क्या होंगे, इधर आते चलेगा, 0 की तरफ जाएगा। यदि OH निगेटिव की सांद्रता ज़्यादा होगी तो इधर आने पे क्या होंगे, उसकी वृद्धि होंगे। तो वो क्या होंगे, जैसे OH और अम्ल होंगे तो H पॉजिटिव निकलेगा, और वो यदि क्षारीय होंगे तो उससे OH निगेटिव क्या होंगे, रिलीज होंगे। जैसे कि हम लोग इसमें इस केस में NaOH को देखे थे और हाइड्रोनियम में HCl को देखे थे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वाटर में डालने पर H पॉजिटिव रिलीज होता था, वहीं बेस को जब वाटर में रिलीज करने पर OH का उत्सर्जन होते थे। तो हमने ये, आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जठर रस में जो है pH का वैल्यू कितना होता है, 1.2 होता है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में pH का वैल्यू 10 है। इसका मतलब ये क्या होंगे, ये एक क्षारीय कहलाएंगे। और शुद्ध जल यानी रक्त में कितना होता है, शुद्ध रक्त में 7.4 और जल में 7, नींबू के रस में लगभग 2.2
2 होता है। यानी कि यदि H पॉजिटिव आयन क्रम तथा OH आयन की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, किसकी? अम्ल की शक्ति और एक क्षार की शक्ति। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल है, वहीं एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल अम्ल कहलाएंगे दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? कहा जाता है कि यदि pH का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो एक अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर में लगभग 7.0 से लेकर के 7.8 के pH में काम करता है। और यही होता है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होने की वजह से कि नदी में जल जीवधारियों की उत्तरजीविता कैसा हो जाती है दोस्तों? कठिन हो जाता है। हम अपने बगीचे में pH का क्या, मिट्टी का pH, तो वहाँ पे देखते हैं यदि pH अच्छा होगा तो वहीं पे उसके स्थान के मतलब कि उसको फसल क्या होंगे? अच्छा होगा। यदि pH का वैल्यू सही से नहीं रहा, ज़्यादा अम्ल या ज़्यादा क्षारीय हो जाने पर क्या होंगे कि वो फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब जानते हैं हमारे पाचन तंत्र का pH। हमारे पाचन तंत्र में क्या अभी पढ़े थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम में, आंतररस में, जिसमें यदि आंतररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होंगे? वो अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो जाने की वजह से क्या होंगे कि उदर में दर्द या जलन जैसा अनुभव होने लगता है। और इसी एसिड को यानी अम्ल को कम करने के लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जब क्षारीय और प्लस अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो ये क्या हो जाते हैं? क्षारीय और अम्ल मिल करके लवण बन जाता है। और लवण कैसा होता है दोस्तों? तो एंटा एसिड कहलाते हैं। क्या होता है ये? एंटा एसिड, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं। और इसी से हम फिर क्या होता है हमारा इस दर्द का, जलन का उपचार किया जाता है। तो किससे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। pH के परिवर्तन में क्या होता है दांत से? कहा जाता है कि pH का मान यदि 5.5 से कम हो जाए हमारे दांतों का क्या होंगे कि क्षय का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। सबसे दांतों का मजबूत चीज़ क्या होता है? इनामेल कहते हैं। और जो कि यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कहते हैं, जिससे यह क्या बना होता है? इनामेल। और यह इनामेल को क्या होता है कि बैक्टीरिया के भोजन में पश्चात मुंह में क्या होता है? यह आ जाने से 5.5 से भी जब pH का वैल्यू कम होने लगता है तो हमारी दांतें क्या होंगी? खराब होने लगता है। जिसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं? तो टूथपेस्ट का यूज करना शुरू कर देते हैं। टूथपेस्ट क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। दंतमंजन जो कैसा होता है? क्षारीय होते हैं। तो हमारे क्या होता है? अम्ल की प्रकृति को बचाए रखता है। ये सब बात है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सिरका में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में औद्यालिक अम्ल, और क्या होता है खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल कहते हैं। और चींटी के डंक हो या नेटल का डंक हो, दोनों में क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल रिलीज होता है। तो ये चीज़ हमको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों।